गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ग्रेड सेकंड ईयर में फर्स्ट पेपर ज्ञान तथा पाठ्यचर्या के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है पाठ्यक्रम विकास के विभिन्न उपागम। यह हमारा पार्ट 6 है। पूर्व की कक्षा में हमने पाठ्यक्रम के जो सिद्धांत देख रहे थे उसके बारे में हमने देखा था और उसके साथ साथ जो पाठ्यक्रम विकास की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अंतर्गत जो हमारे सब पॉइंट्स थे उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। परंतु आज का हमारा जो उपागम है वह है दक्षता आधारित उपागम। सबसे पहले हम देखते हैं कि दक्षता आधारित उपागम क्या है। तो किसी भी छात्र का किसी भी कार्य में दक्ष होना, निपुण होना, यानी कोई छात्र है या कोई छात्र है, अगर कोई छात्र सिंगिंग अच्छा करता है या वो डांसिंग करता है या कोई पेंटिंग अच्छी आती है तो वह क्या है, किसी न किसी चीज में दक्ष होता है। उसके लिए हम क्या उपाय करेंगे उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो दक्षता आधारित उपागम का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जो हिंदी भाषा होती है उसके अंतर्गत क्या होता है कि लिखित पाठन वचन चलते हैं, जिसके अंतर्गत छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान दिया जाता है परंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं दिया जाता। तो अगर हम देखें तो अगर हम हिंदी के अंतर्गत अगर हम उन्हें निबंध है, कविता है, ये सब चीज करवाते हैं तो उनको सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त होगा, क्योंकि हम इन प्रतियोगिता के द्वारा हम छात्रों को ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जो कि क्या होता है बहुत ही आवश्यक भी होता है। अगर हम दूसरी ओर देखें कि जो विज्ञान गणित विषय होते हैं उसमें हम छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान यानी थ्योरी का ज्ञान होता है और व्यवहारिक ज्ञान भी हम प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि जो गणित और विज्ञान विषय है उसके अंतर्गत हम छात्रों को थ्योरिकल ज्ञान प्रदान करते हैं और प्रैक्टिकल भी ज्ञान देते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है, हमें दोनों तरह का ज्ञान मिलता रहता है। तो दक्षता आधारित उपागम में हम यही कोशिश करेंगे कि छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान मिले, साथ साथ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त हो सके। अब उसके अंतर्गत हम देखते हैं कुछ पॉइंटों को, यानी हम देखें कि उनकी जो दक्षता आधारित जो कौशल है वह कौन कौन से उसके बारे में हम देखेंगे। इसके अंदर हम चौथा पॉइंट देख रहे हैं दक्षता आधारित उपागम। उसके अंतर्गत पहला है अवलोकन। अवलोकन का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। ध्यानपूर्वक देखना अवलोकन का अर्थ कहलाता है। किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को ध्यानपूर्वक देखना, उसके द्वारा हम बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान का मूल्यांकन कर सकते हैं। और उसके साथ हम देखें अवलोकन के द्वारा हमें किस चीज की आवश्यकता पड़ती है, कक्षा कार्य, गृह कार्य, प्रोजेक्ट कार्य की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम छात्रों का अवलोकन कर सकते हैं। क्योंकि हम जब छात्रों का अवलोकन करते हैं तो हम एक संपूर्ण जांच करते हैं कि वह चीज सही है या नहीं। अब इसके अंदर हम देखते हैं अवलोकन के अंदर इसकी विशेषता क्या है, हमें किस प्रकार का अवलोकन करना चाहिए। विशेषता, अब इसके अंदर विशेषता क्या हो जाएगी, तर्क व चिंतन का समावेश। कि तर्क चिंतन का समावेश, इसके अंतर्गत हम देखें
की जांच पड़ताल करते हैं तो हम उसके अंतर्गत देखते हैं कि वैज्ञानिक क्षमता होनी चाहिए, यानी जो सही है, जो तथ्य निकल कर आता है, जो रियलिटी में है, उसका समावेश होना जरूरी। इसलिए हम इसके अंतर्गत प्रयोग के द्वारा हम वैज्ञानिक क्षमता का समावेश होना अनिवार्य होता है। फिर नेक्स्ट है अवलोकन की प्रक्रिया। सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए। अब हम देखें कि जो अवलोकन की प्रक्रिया है वह सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए, उसका सूक्ष्म अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम देखते हैं अवलोकन के द्वारा हम देखें तो हमारे परिवेश में जब हम वनस्पति होती है या जीव जंतु होते हैं, साग सब्जी होती है, उसका हम अवलोकन करते हैं। अवलोकन के आधार पर हम बताते हैं कि उसमें गुणवत्ता कितनी है, कितनी शुद्ध है वो सब्जी या वनस्पति, तो हम इस चीज की जांच पड़ताल करते हैं। तो हम किसके माध्यम से करते हैं? अवलोकन के माध्यम से करते हैं। इसके अंतर्गत जो प्रक्रिया होती है वो सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए, यानी हम किसी भी वस्तु या किसी चीज का सूक्ष्म चीज का हम उसके अंदर अध्ययन कर सके, इस प्रकार की प्रक्रिया हमारे सूक्ष्म रूप में होनी चाहिए। नेक्स्ट है अवलोकन की प्रक्रिया में सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेश होना चाहिए। आगे हम देखें इसकी विशेषता में, तो अवलोकन की प्रक्रिया में सकारात्मक दृष्टिकोण का समावेश भी होना चाहिए। जब हम अवलोकन की प्रक्रिया करते हैं तब हमें सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए, यानी हमें जो सही है उस चीज की ही जांच पड़ताल करनी चाहिए। जो चीज में अवगुण है, जो चीज सही नहीं, हम उसको हटा देना चाहिए। इसलिए हम देखें तो अवलोकन की प्रक्रिया क्या है, वह सकारात्मक होनी चाहिए और नकारात्मक दृष्टिकोण से किया गया जो अवलोकन होता है वह उपयोग में नहीं माना जाता। अगर कोई चीज की हम जांच कर रहे हैं, अगर वो सही उसी को हमें प्रयोग में करना चाहिए, अन्यथा अगर नकारात्मक दृष्टिकोण से जो अवलोकन किया गया होता है वह हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। इसलिए हमें सकारात्मक दृष्टिकोण का ही समावेश इसके अंतर्गत करना चाहिए। फिर छठा है अवलोकन का उद्देश्य वस्तुओं को सार्वजनिक उपयोग व सार्वजनिक कल्याण के संदर्भ में
सभी इसका उपयोग कर सके और सभी का कल्याण हो, यही भावना से हमें अवलोकन के उद्देश्य को रखना चाहिए, जिससे सभी व्यक्ति उस चीज का उपयोग कर सके। केवल ऐसा नहीं है कि हम खुद का हित देख रहे, दूसरों का नहीं देख रहे। हमको ऐसा होना चाहिए कि पहले सभी का हित हो, बाद में हमारा हित हो। तो हमें इसको सार्वजनिक उपयोग और सार्वजनिक कल्याण के संदर्भ में अवलोकन का उद्देश्य होना चाहिए। फिर 7वां पॉइंट है व्यक्तिगत हित न होकर सार्वजनिक हित होना चाहिए। आगे हम देखें तो अवलोकन के अंतर्गत व्यक्तिगत हित न होकर सार्वजनिक हित होना चाहिए, यानी स्वयं का हित ना सोच के हमें सभी के हित के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे सभी जो लोग हैं वह मिलकर इस चीज का उपयोग कर सके और सभी का अच्छा हो सके। इस उद्देश्य से हमें इस प्रकार का अवलोकन करना चाहिए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जो हम अध्ययन की जो दक्षता या कौशल पढ़ रहे हैं उसके अंदर हमारा पहला पॉइंट था अवलोकन, वह हो चुका है। सेकंड क्या है? विश्लेषण। अब इसके अंदर हम देखें कि विश्लेषण क्या है। तो विश्लेषण मीन्स होता है बांटना या अलग करना, बांटना या अलग करना। जैसे किसी वस्तु या किसी टॉपिक को छोटे छोटे भागों में बांटना, यानी उसके जिस टॉपिक को हम बांट रहे हैं, टॉपिक तो वही चलता है परंतु उसको छोटे छोटे भागों में हम बांट देते हैं या अलग कर देते हैं, वह विश्लेषण हो जाता है। जैसे शास्त्र में हम देखें तो छात्र द्वारा अध्ययन की संपूर्ण जो प्रक्रिया होती है, जब छात्र अध्ययन करता है उसकी जो प्रक्रिया होती है उसका विश्लेषण इसके अंतर्गत किया जाता है और अंत में कोई भी एक तथ्य पर पहुंचा जाता है। अब तथ्य पर कैसे पहुंचेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कि छात्र दहेज प्रथा का विश्लेषण करता है। जो छात्र है वह क्या कर रहा है? दहेज प्रथा का विश्लेषण कर रहा है। तो हमने देखा है कि जब दहेज देने वाले जो पक्ष होते हैं उनकी जमीन बिक जाती है, खेत बेच देते हैं, गहने बेच देते हैं एक तो दहेज के लिए, और दोनों के परिवारों के मध्य कलेश भी और झगड़ा भी होने लग जाता है। तो वह किसके लिए हो रहा है? और दहेज प्रथा के कारण हो रहा है, इसलिए क्योंकि इसके साथ हम देखें तो अन्य प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, पति पत्नी को मारकर घर से बाहर निकाल देते हैं। तो इसका संपूर्ण कारण क्या है? केवल दहेज है। तो अगर हम इस एक तथ्य पर पहुंचे तो हमने इसका तथ्य निकाला, तो तथ्य किसके कारण हो रहा है? दहेज के कारण हो रहा है। तो हमने क्या करा कि मेन टॉपिक तो हमारा जो था, जिसकी हमारी बात चलती है, वह है दहेज प्रथा। अब दहेज प्रथा के अंदर जो चीजें हुई है, चाहे झगड़े हुए, चाहे जमीन बेची गई है, चाहे दोनों परिवार के मध्य जो कलेश हो रहा है, वह किसके कारण हो रहा है? दहेज प्रथा के कारण हो रहा है। तो अगर हम इसका सार्वभौमिक तथ्य निकाले तो सार्वभौमिक तथ्य क्या हो जाता है कि दहेज लेना अपराध है। तो ये दहेज के कारण सब चीज हो रही है, तो क्या हो गया? दहेज लेना अपराध है। तो यह इसका तथ्य निकाला गया है। तो हमने क्या करा, जो हमने बातें
द्वारा छात्रों को सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए। आगे हम देखें तो शिक्षक द्वारा छात्रों को सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रक्रिया विकसित करनी चाहिए। इसके अंतर्गत जो हमारा शिक्षक है वह क्या करेगा कि छात्रों को सूक्ष्म से सूक्ष्म अध्ययन करने की प्रक्रिया को विकसित करेगा, जिससे जो छात्र है उस तथ्य तक पहुंच सके कि यह किस कारण से हो रहा है, यानी उसका सूक्ष्म अध्ययन, गहराई से अध्ययन जो छात्र है वह करके एक तथ्य पर पहुंचकर हमें बता सके कि यह किस कारण से हुआ है। तो शिक्षक क्या करता है, छात्रों को छोटी से छोटी चीज से अवगत कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है शिक्षक द्वारा छात्रों को विश्लेषण प्रक्रिया में तर्क व चिंतन का सहारा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आगे हम देखें तो शिक्षक द्वारा छात्रों को विश्लेषण प्रक्रिया में तर्क चिंतन का सहारा लेने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब इसके अंदर जो शिक्षक है वह छात्र को क्या करता है कि जो विश्लेषण की प्रक्रिया है उसमें किस प्रकार का चिंतन तर्क हमें करना है उसकी प्रक्रिया का विकास करेगा, जिससे छात्र अपने तर्क चिंतन का सहारा लेके किसी भी विश्लेषण से संबंधित जो बातें हैं उन तथ्यों तक वो जानकारी प्राप्त कर सकेगा। और इसके साथ हम देखें जो उपयोगी है, जो व्यापक चीज है उनका विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि उपयोगी चीज को ही हम क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। तो हमें देखना है कि जो हमारे द्वारा जो ली जाने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसका हमें विश्लेषण करना है कि वह वस्तु कैसी है, उसके अंदर कितने प्रकार कितने गुण हैं, उसकी जांच पता हमें पहले कर लेनी चाहिए। इसलिए हम तर्क चिंतन का सहारा लेकर विश्लेषण की प्रक्रिया को संपन्न कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो शिक्षक होता है वह भी क्या करता है, किसी प्रकार की अगर छात्र के सामने परेशानी होती है तो उसकी हल करने की वह कोशिश भी करता है। अब तीसरा है समस्या समाधान कौशल।
जो कि अति आवश्यक भी होता है। हम देखते हैं कि पर्यावरणीय असंतुलन के कारण बहुत सारी परेशानी उत्पन्न होती है। तो हम क्या करते हैं, छात्रों को उन परेशानियों का हल खोजने के लिए कहते हैं कि तुम इस समस्या का हल खोजो। तो हम इसके माध्यम से क्या करेंगे, हम उसको कोई भी समस्या हम छात्रों को दे देंगे जिससे वह हल खोजकर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक छात्र है जिसे मानसिक बेचैनी बहुत अनुभव होती है। तो उस मानसिक बेचैनी को वह दूर करने की क्या करता है कि रोज गार्डन में घूमता है। तो घूमने से उसकी समस्या का हल हो रहा है। तो छात्र क्या करता है, इन समस्याओं पर विचार करते हैं। विचार करने के पश्चात वह तथ्य पर पहुंचता है कि ध्वनि जो प्रदूषण होता है वो समाप्त करना चाहिए, वायु प्रदूषण फैलाना नहीं चाहिए, वनों की कटाई नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। तो छात्र ने क्या करा कि उसको जो तकलीफ हुई है, उसको जो परेशानी हुई है, उसके लिए उसने समाधान खोजा। तो हम छात्रों को इसके अंतर्गत समस्या समाधान का कौशल का ही हम विकास करना चाहते हैं, जिससे क्या होता है कि सब समस्या को हल करके उसके मन में जो अशांति फैली उसका अशांति का समापन हो जाता है, समाप्त हो जाती है। तो उस कारण से ही उस समस्या का समाधान खोजने में सफल हो पाता है। अब हम देखते हैं कि इसके लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए। शिक्षकों को पर्यावरण में होने वाली समस्याओं को छात्रों के समक्ष रखने है। आगे हम देखें तो समस्या समाधान कौशल के अंतर्गत जो शिक्षक है वह क्या करेगा कि पर्यावरण में होने वाली जो भी समस्याएं हैं वह छात्र से चर्चा करेगा, जिससे जो छात्र है उस समस्या के बारे में शिक्षक से जानकारी भी ले पाएंगे। अब नेक्स्ट है छोटी छोटी समस्याएं। पर्यावरण के अंतर्गत जो भी छोटी समस्याएं होती है उसका समाधान खोजने के लिए हम छात्रों को प्रेरित करेंगे, जिससे जो छात्र है इन समस्याओं के हल को वह खोज सकता है और वह उस समस्या का निदान भी इसके अंतर्गत कर सकता है और कोई भी समस्या होती है शिक्षक से वह पूछ पाता है। तो ये था समस्या समाधान कौशल। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है। अध्ययन की दक्षता के अंतर्गत किन्हीं तीन बिंदुओं को स्पष्ट यह आपको अपने नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में